गवर्नमेंट एजेंसी नीति आयोग की नेशनल मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मेघालय, मध्य प्रदेश ये भारत के 5 ऐसे राज्य थे जो सबसे ज्यादा पॉवर्टी से ग्रस्त थे। अब गौर देने वाली बात यह है कि ये पांचों के पांचों स्टेट्स में एक बात कॉमन दिखेगी और वो ये है कि ये पांचों के 5 स्टेट्स लैंडलॉक है। नीति आयोग की इस रिपोर्ट में यही नहीं है बल्कि जितने ज्यादातर पॉवर्टी स्ट्रिकन स्टेट्स या सिटीज है वो ज्यादातर लैंडलॉक है। तो क्या सच में लैंडलॉक होना किसी भी स्टेट के लिए एक बड़ी अड़चन है उसके डेवलपमेंट के लिए, और क्यों ज्यादातर देश के लैंडलॉक सिटीज और स्टेट्स बैकवर्ड है? इन्हीं सवालों का जवाब आज की हम वीडियो में जानेंगे। पर अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। आज महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे कोस्टल स्टेट्स भारत की इकोनॉमी को संभालने का काम करते हैं, जहां देश में फ्लो होने वाली टैक्सेस का मेजर हिस्सा इन्हीं कोस्टल स्टेट से आता है। इसके कंपैरिजन में हमारे देश के अंदर के कुछ ऐसे लैंडलॉक स्टेट्स है जिन्हें बीमारू कहा जाता है। एमपी, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़ ये सब इसके अंदर आते हैं और बाकी स्टेट्स के मुकाबले में ये स्टेट्स का इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट्स, हेल्थ केयर, एजुकेशन सेक्टर बहुत पीछे है। लेकिन क्या इन स्टेट्स का लैग करने का कारण लैंडलॉक होना है? देखा जाए तो जरूर लैंडलॉक होना इन स्टेट्स के लिए लैग करने का एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि इन स्टेट्स को कई ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो कोस्टल स्टेट्स को नहीं, जैसे कि हायर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। भारत में लैंडलॉक स्टेट्स का सीधा समुद्री पोर्ट से एक्सेस नहीं होता और इसीलिए कोई भी सामान पहुंचाने के लिए स्पेशली एक्सपोर्ट के हिसाब से यहाँ पर बहुत ज्यादा अधिक खर्चीला होता है। इन क्षेत्रों में अपनी माल और सेवाओं को बाहर पहुंचाने के लिए पड़ोसी राज्यों के ऊपर निर्भर करना पड़ता है। सामान ले देने में लंबी यात्रा तय करनी पड़ती है और ऐसे ही विभिन्न स्टेट्स की जो अलग अलग टैक्स पॉलिसीज है उसके अनुसार जब भी कोई चीज ट्रांसपोर्ट होती है तो टैक्स भी भरने पड़ते हैं, जो कि नॉर्मल कोस्टल स्टेट्स को बिल्कुल भी मैटर नहीं करते। एट द सेम टाइम कुछ और दिक्कतें भी आती है। अगर कभी कोई राइट्स, प्रोटेस्ट या दुर्घटना होती है पड़ोसी स्टेट्स में तो इसका नतीजा कहीं ना कहीं पर लैंडलॉक स्टेट्स को भी भुगतना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल 2021 में हुए दिल्ली के फार्मर्स प्रोटेस्ट के दौरान दिल्ली में हरियाणा और उत्तर प्रदेश से जाने वाली बॉर्डर्स क्लोज हो गई थी और एक बहुत बड़ा हिस्सा ब्लॉक हो गया था। गुड्स और ट्रांसपोर्टेशन के दौरान इसके लिए बहुत ज्यादा इश्यूज आई, जहां सिर्फ गाजीपुर की तरफ खुली हुई बॉर्डर के ऊपर सब लोग डिपेंड करने लगे थे और दिल्ली को उस समय पर बहुत ज्यादा इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। हालांकि कैपिटल होने की वजह से दिल्ली के पास में रिसोर्सेस थे, लेकिन एक स्टेट लेवल पे जब ऐसे इश्यूज आने लगते हैं तब वो डिफिकल्टीज ले आते हैं। अब कोई प्राइवेट कंपनीज इन लैंडलॉक स्टेट्स से ज्यादा तो बाहर देशों में सामान इंपोर्ट करने को सही समझते हैं, क्योंकि भारत की बड़ी जियोग्राफिकल लैंड के कारण कंपनीज को समुद्र पार करने में सामान लाना ज्यादा सस्ता पड़ता है रादर देन वो किसी दूर लैंडलॉक स्टेट में अपनी डिलीवरी ले लें। उदाहरण के लिए हाल ही में एसोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एस्ट्रोम ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें पाया गया कि रॉटरडैम, नेदरलैंड से मुंबई, इंडिया तक लोहा भेजना के लिए जो खर्च आता है वो उतना ही खर्च है जितना जमशेदपुर से इस शहर तक आएगा। रिपोर्ट के अनुसार रॉटरडैम टू मुंबई तक माल भेजने का भाड़ा लगभग $34 पर टन का है, जबकि जमशेदपुर तक मुंबई तक माल भेजने का भाड़ा जो है वो बढ़ जाता है कुछ केसेस में $50 पर टन तक। इसमें फ्रेट इक्विलाइजेशन पॉलिसी भी लैंडलॉक स्टेट्स के डाउनफॉल के लिए काफी हद तक जिम्मेदार थी। भारत सरकार ने 1952 में फ्रेट इक्विलाइजेशन पॉलिसी को शुरू किया था ताकि देश भर के उद्योग को इक्वल विकास मिल सके। इसका मतलब ये था कि किसी भी फैक्ट्री को भारत के किसी भी कोने में स्थित किया जा सकता था और केंद्रीय सरकार द्वारा मिनरल्स को सब्सिडाइज्ड रेट्स पर ट्रांसपोर्ट किया जाता और इस नीति को 1993 तक चलाया गया। इन नीति से मिनरल से संपन्न राज्य जैसे बिहार, जिसके पहले वाला हिस्सा झारखंड है, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ का हिस्सा बन चुका है, और उड़ीसा जैसे स्टेट्स के अंदर बहुत नुकसान हुआ क्योंकि प्राइवेट कैपिटल इन क्षेत्रों में प्रोडक्शन यूनिट स्थापित करने कभी आया ही नहीं। ये जो कंपनीज और बिजनेसेस थे इन्होंने अपने इंडस्ट्रियल लोकेशंस कोस्टल स्टेट्स में समुद्र के नजदीक रखे, बड़े शहरों के नजदीक रखे, वहां पे उनको सेटअप किया क्योंकि इन जो एक्चुअल में मिनरल्स प्रोड्यूस करने वाले स्टेट्स से उनसे सामान ले आना कोई ज्यादा महंगा नहीं था क्योंकि गवर्नमेंट इनको सब्सिडाइज कर रही थी और लैंडलॉक स्टेट्स जो है वो बन गए और वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन ढंग से नहीं हो पाया। अब ऐसा नहीं है कि सारे लैंडलॉक स्टेट्स इकोनॉमिकली पीछे है देश के अंदर। नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट्स जैसे पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, उत्तराखंड ये भी सब लैंडलॉक स्टेट्स ही है। इनफैक्ट ये ऐसे इंटरनेशनल बॉर्डर्स भी रखते हैं जो ट्रेड और बिजनेस एक्टिविटीज कंडक्ट ही नहीं करते, फिर भी देश के कुछ अच्छे परफॉर्मिंग स्टेट्स में से आते हैं। सिक्किम एक ऐसा स्टेट है जो तीनों तरफ से इंटरनेशनल बॉर्डर्स रखता है, बहुत क्रिटिकल लोकेशन पर स्थित है जो सेंसिटिव भी है, पर ये भी देश के सेकंड बेस्ट जीडीपी पर कैपिटा रखने वाला स्टेट है। वही इसी स्टेट से थोड़ा सा हम दूर जाए मेघालय स्टेट के अंदर तो वो एक ऐसा स्टेट है जो पॉवर्टी इंडेक्स में टॉप 5 रैंक पर आता है। तो आखिर सब लैंडलॉक स्टेट्स में इतना अंतर कैसे? तो देखिए अंतर कई कारणों की वजह से होता है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में रीजन जो है वो डिफरेंट होता है। हर स्टेट के डिफरेंट हिस्टोरिकल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और सोशल फैक्टर्स है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर, पॉपुलेशन क्वालिटी इन जैसी चीजों को भी ध्यान में रखना जरूरी है और स्टेट का ग्रोथ बहुत बड़ा रोल इसके अंदर प्ले करता है। और जरूरी नहीं
नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ तब डेवलप हो पाएंगे अगर ये लैंडलॉक ना हो तो। लैंडलॉक स्टेट होने के नुकसान तो जरूर है, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर पॉलिसी और गुड पॉलिटिकल विल की वजह से लैंडलॉक स्टेट्स भी ढंग से डेवलप हो सकते हैं। कनेक्टिविटी में सुधार लाना मेन मुद्दा होता है लैंडलॉक स्टेट्स के लिए, और इसे अगर सीरियसली लिया जाए तो हमें चेंजेस देखने मिल सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है उत्तर प्रदेश। पिछले कुछ सालों में जितने एयरपोर्ट्स, एक्सप्रेसवेज, वाटरवेज, रोडवेज और कई दूसरे तरह की कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत ज्यादा तेजी से बनाई गई है, जिसकी वजह से इस स्टेट के अंदर वन ऑफ द हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट्स हमें देखने मिल रहा है। डेवलपमेंट का जो रेट है वो बहुत तेजी से होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि स्टेट के लिए गेम चेंजर बन रहा है। और इसके अलावा वेस्टर्न एंड ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स ने लैंडलॉक स्टेट्स को भी बेहतर सस्ती कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्ट मीडियम्स देने का काम किया है, जिसकी वजह से इनके पास में मौका आ गया है अच्छे से खुद को डेवलप करने का। अब ये स्टेट्स किस तरीके से इस मौके का फायदा उठाते हैं, ये इस स्टेट के ही पॉलिटिकल विल और लोगों पर डिपेंड करता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में।